हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का सेकंड लेक्चर है। कांट नहीं, आप लोग किताब कॉपी अपना निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए लाया है एक धमाकेदार। ऐसे ही पर डे वीडियो आपको मिलेगा अलग अलग पेपरों का। तो आप लोग लिखना तैयार कर लीजिए और पढ़ना भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का सेकंड लेक्चर MCQ। इसमें पढ़ेंगे आज आयकर प्रमुख परिभाषा व कृषि आय से क्वेश्चंस। अब है हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन से नहीं, 1 से लेकर 25 क्वेश्चनों तक का सीरीज आप लोगों को बता दिया गया था। अब 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो शुरू करते हैं पढ़ाई। 26 मतलब 26 नंबर क्वेश्चन। गत वर्ष का उल्लेख है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गत वर्ष का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आयकर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। रट्टा मार लीजिएगा एकदम। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा है, अर्थात कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 9 ऐसा धारा 2 की उपधारा 9 के अंतर्गत की गई है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति का उल्लेख है। व्यक्ति का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया? व्यक्ति का उल्लेख धारा 231 के अंतर्गत किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन कि करदाता की परिभाषा दी गई है। करदाता की परिभाषा आयकर अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 2 की उपधारा 7 के अंतर्गत दी गई है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय की परिभाषा दी गई है। आय की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 224 के अंतर्गत दी गई है। सारी धाराओं को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में 4 धाराएं दी गई रहेगी, उसमें से एक ही सही रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आय का उल्लेख किस धारा में किया गया? देखिएगा, ये मिट गया है थोड़ा सा। उल्लेख किस धारा में किया गया? तो यह धारा 21E मतलब 2 की उपधारा 1E के अंतर्गत किया गया। 32 नंबर का रहा है कर निर्धारण वर्ष की अवधि कितनी होती है? जो असेसमेंट ईयर होता है फाइनली कितने समय का होता है? तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का होता है, अर्थात सामान्यतः 12 महीने का होता है। अब ये आगे वाले क्वेश्चनों में होगा। इसके बाद से कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि कर निर्धारण वर्ष 1 वर्ष का होता है। मतलब कर निर्धारण वर्ष कितने समय का होता है? सामान्यतः 1 वर्ष का, अर्थात 12 महीने का होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। गत वर्ष कब समाप्त होता है? चाहे वो गत वर्ष हो चाहे कर निर्धारण समाप्त तो होगा 31 मार्च को, लेकिन कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन गत वर्ष की कोई गारंटी नहीं है, 1 अप्रैल से भी हो सकता है, 1 जुलाई से भी हो सकता है, कभी से भी हो सकता है, लेकिन समाप्त 31 मार्च को होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गत वर्ष सामान्यतः होता है कितने समय का होता है? 1 वर्ष या उससे कम का होता है। मतलब अधिक से अधिक 1 वर्ष और उससे कम जितना भी समय हो सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य व्यक्तियों की आय कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की आय पर कर चुकाने का उत्तरदायी हो जाता है तो उसे माना गया करदाता कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के उत्पादन पर कृषि आय का भाग कितना होगा? जब चाय का उत्पादन किया जाता है, देखते होंगे कृषि आय गैर कृषि आय, तो चाय के उत्पादन पर कितना भाग कृषि आय का होता है? तो 60%। 40% क्या होता है? गैर कृषि आय होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आय को कृषि आय होने के लिए आवश्यक है। किसी भी इनकम को कृषि आय कब माना जाता है? कहने का मतलब तो उसमें 3 कंडीशन मुख्य हैं। फिलहाल 2 ही का उल्लेख मैंने किया है। यहाँ देखिएगा कि भूमि भारत में स्थित हो और भूमि का प्रयोग समस्त प्रकार की कृषि कार्यों के लिए किया जाता हो, और उससे यदि वो आय होती है तो उसे कृषि आय माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आय आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होता है?
तो कृषि आय सामान्यतः भारत में कर मुक्त होता है। किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 10(1) के अंतर्गत होता है। कर मुक्त आय में इसका डिटेल से आप पढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गत वर्ष से आशय क्या है? गत वर्ष का मतलब होता है कि जिस वर्ष करदाता द्वारा आय कमाई जाती है, जिस वर्ष कोई भी करदाता आय कमाता है, इनकम कमाता है, चाहे कोई भी वर्ष हो, तो उसे गत वर्ष कहा जाता है। ठीक इसी तरह है कि कर निर्धारण वर्ष से क्या आशय है? कर निर्धारण वर्ष का मतलब होता है कि करदाता जिस वर्ष अपनी कमाई गई आय पर टैक्स का भुगतान करता है, कर चुकाता है, तो उसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिए, गत वर्ष पहले होता है और कर वर्ष उसके जस्ट बाद वाला वर्ष होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफी उत्पादन में कृषि आय का भाग कितना होता है? कॉफी का उत्पादन करते हैं तो पूरा कृषि आय नहीं होता है, 75% भाग ही कृषि आय होता है, बाकी 25% आय गैर कृषि आय होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबड़ उत्पादन में कृषि आय का भाग होता है। रबड़ का जो उत्पादन है उसका देखे होंगे, उगाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है, उनको पूर्ण रूप से रबड़ बनाकर बाजार में बेचने योग्य बनाया जाता है, तो वहाँ 65% भाग कृषि आय होता है, बाकी 35% भाग गैर कृषि आय होता है। अंशतः कृषि आय से क्या तात्पर्य है? अंशतः कृषि आय का मतलब होता है जब किसी भी इनकम का कुछ भाग कृषि आय और कुछ भाग गैर कृषि आय तो उसे अंशतः कृषि आय कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आय का स्वरूप है, इनकम का रूप रंग क्या है? ये मौद्रिक भी हो सकती है और अमौद्रिक भी हो सकती है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, सकल कुल आय में कितने शीर्षक होते हैं? जब ग्रॉस टोटल इनकम हम ज्ञात करते हैं तो कुल 5 शीर्षक होते हैं। कौन कौन से 5 शीर्षक? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 शीर्षक होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल आय किसे कहते हैं? मतलब टोटल इनकम किसे कहा जाता है? तो बता दें, टोटल इनकम का मतलब होता है कि जब ग्रॉस टोटल इनकम में से, सकल कुल आय में से सेक्शन मतलब डिडक्शन घटाया जाता है। कौन सा डिडक्शन? धारा 80C से 80U तक की सारी कटौतियों को घटा दिया जाता है, तो जो इनकम बचती है उसे टोटल इनकम कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गत वर्ष में के सामान्य अपवाद हैं। गत वर्ष के कुछ अपवाद भी हैं। गत वर्ष के अपवाद का मतलब है, अभी मैं पीछे बताया है कि गत वर्ष का मतलब जिस वर्ष आय कमाता है उसे गत वर्ष, जिस वर्ष टैक्स का भुगतान करता है वो कर निर्धारण वर्ष। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं कि करदाता जिस वर्ष आय कमाता है उसी वर्ष उसको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, तो ऐसे वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है, लेकिन वह अपवाद है क्योंकि वो गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष दोनों वर्ष हुआ। वो अपवाद कौन कौन से? अनिवासी समुद्री जहाज का वो कर्मी दल का सदस्य है। कोई भी अनिवासी यदि वो समुद्री जहाज के कर्मी दल का सदस्य है या व्यापार करता है तो ऐसे कंडीशन में उसे टैक्स उसी वर्ष चुकानी पड़ती है। दूसरा है वह पूर्णतः भारत छोड़कर जा रहा हो, माने उस उद्देश्य से जब इंडिया वापस आने का इरादा नहीं है तो उसे भी टैक्स उसी वर्ष देना रहता है जिस वर्ष वो आय कमा रहा है या भारत छोड़ रहा है। कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण किया हो, मैंने टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दिया होता है, ऐसे भी व्यक्तियों से आय उसी वर्ष वसूल कर लिया जाता है जिस वर्ष वो कमाया। और है व्यापार पेशा बंद होने पर, यदि किसी का कारोबार या पेशा जिस वर्ष में बंद हो जाता है तो उसी गत वर्ष में ही उस पर टैक्स ले लिया था, उसे गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष दोनों कहा जाता है। तो ही इसके समान अपवाद है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति से तात्पर्य, व्यक्ति किसे कहा जाता है? वैसे नियम में व्यक्ति की कोई परिभाषा दी नहीं गई है, लेकिन व्यक्ति का मतलब होता है एक सामान्य व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कंपनी, फर्म, संस्था, HUF, ये सारे व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आकस्मिक आय से क्या आशय है? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जो भाग्यवश, संयोगवश, बिना प्रयास से अचानक प्राप्त हो जाती है तो उसे कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय कहा जाता है। तो इस तरह फिर ये 25 क्वेश्चनों का सीरीज कंप्लीट हुआ। टोटल आपका 50 क्वेश्चन इनकम टैक्स के हो गए। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप भी पास हों, आपकी फ्रेंड भी पास हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए